Good morning, students. Myself Rajiv Ranjan and welcome to the Rajiv's biology classes. Today we are going to discuss a very important topic, that is basics of biotechnology. बेसिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है वो क्लास 12th में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट यूनिट है और इस यूनिट से नीट एग्जामिनेशन में लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यह चैप्टर जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. सो लेट्स स्टार्ट. तो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है वो किन्हें कहा गया है, तो पॉल बर्ग इज़ फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम कार्ल इरिके इन 1919 यूज द टर्म बायोटेक्नोलॉजी. अब बायोटेक्नोलॉजी डेफिनेशन वाइज हम देखें तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो बायोटेक्नोलॉजी एसेंशियली डील्स विद द इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स. मतलब बायोटेक्नोलॉजी जो है वो दो शब्दों से बना हुआ है, बायो एंड टेक्नोलॉजी. मतलब बायो का मतलब रिलेटेड विद द सेल एंड टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक. यानी यदि हम किसी तकनीक का इस्तेमाल यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स में, फंगी में या एनिमल में करते हैं और उस तकनीक के इस्तेमाल की वजह से यदि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में किसी तरह की न्यू कैपेबिलिटी आ जाती है, यानी उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है या कुछ वो नए तरह के प्रोडक्ट बनाना आरंभ कर देते हैं, और उस प्रोडक्ट का जब हम इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोडक्शन कराते हैं यानी बायो रिएक्टर में या बायो फर्मेंटर में, उन प्रोडक्ट को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कराने के लिए यदि हम ऑप्टिमाइजेशन करेंगे ताकि उस प्रोडक्ट को हम लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस कर सके और उससे मनुष्यों के लिए वो फ़ायदेमंद हो सके, तो उस तकनीक को हम लोग क्या कहेंगे, बायोटेक्नोलॉजी. क्योंकि तकनीक का हम लोगों ने इस्तेमाल सेल्स के ऊपर किया, प्लांट्स पर किया, एनिमल्स पर किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर किया, फंगस पर किया, और उस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी या तो बढ़ गई या वो कुछ नए तरह के प्रोडक्ट बनाने लगे, तो इस तकनीक को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे. अब बायोटेक्नोलॉजी क्या है, दो तरह की बायोटेक्नोलॉजी हम लोग स्टडी करते हैं, एक ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, एक मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि हम देखते हैं प्राचीन समय से हम देखते आ रहे हैं कि दूध से दही का जमना या फर्मेंटेशन करा के अल्कोहल प्रोड्यूस करना यीस्ट की मदद से. तो ये सारी चीज़ें में हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल स्ट्रेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है. यानी जैसे दूध से दही जमाना है तो हम लोग लैक्टोबैसिलस, हमें पता है क्योंकि बहुत प्राचीन समय से ये काम हो रहा है. तो ये ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी हुआ. या यीस्ट का इस्तेमाल करते हुए हम लोग फर्मेंटेशन करा के अल्कोहल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी. तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या है, यूज़ ऑफ नेचुरल स्ट्रेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नेचुरल स्ट्रेन का मतलब हुआ कि हमने वो स्ट्रेन जो है नेचर में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, उसमें किसी भी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है, तो वो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी हुआ. अब दूसरा जो है वो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है. तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, यूज़ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इन डेवलपिंग प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी विच नॉट ओनली इन्हांस प्रोडक्टिविटी बट ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्रोडक्ट. मतलब हम इसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, यानी हम क्या कर रहे हैं, जीन्स में बदलाव कर रहे हैं, उसकी जो इनहेरेंट क्वालिटी है उसमें बदलाव करा रहे हैं. और कैसे बदलाव करा रहे हैं, उसके जीन्स में बदलाव करके. तो जीन्स में यदि बदलाव होगा तो हमें पता है कि जीन्स में यदि हम जीन बदल देंगे तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, और वो एक नए तरह का प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा. तो यदि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल में किसी भी तरह का जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं और उस जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बाद यदि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उसके प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी या इन्हांस हो जाए या वो किसी नए तरह के प्रोडक्ट को बनाने लगे बिकॉज ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन, तो वो क्या किसके अंतर्गत आएगा, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएगा. अब बायोटेक्नोलॉजी जो है उसके दो की इंग्रेडिएंट्स है, पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग है और दूसरा केमिकल इंजीनियरिंग है. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करते हैं, जीनोटाइप में बदलाव, मतलब जीन्स में बदलाव करते हैं. तो यदि जीन्स में हम बदलाव करेंगे तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी. यानी हम यदि जीन्स में मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के या प्लांट्स के या एनिमल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी भी बदलेगी, बिकॉज वी आर चेंजिंग द जीन. सो बिकॉज ऑफ द चेंज इन द जीन द फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म विल चेंज.
और उसके बाद उस जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने के बाद उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग के द्वारा, मतलब उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करेंगे और उस प्योर फॉर्म को कंटामिनेशन फ्री केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस में, मतलब उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, वो प्योर फॉर्म में होना चाहिए। और उस प्योर फॉर्म को हम लोग लार्ज स्केल में बायोरिएक्टर में या फर्मेंटर में ग्रो करा करके उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन करना है उसको प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करेंगे, ताकि उसमें किसी भी तरह का कोई कंटामिनेशन ना हो। तो उसके द्वारा हम लोग क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, एंजाइम्स बना सकते हैं, एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं, वैक्सीन्स बना सकते हैं। तो दिस इज़ द एप्लीकेशंस पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब बेसिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हम पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था, बोयर और कोहेन के द्वारा 1972 में। उन्होंने क्या किया था, दे आइसोलेटेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, उन्होंने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को आइसोलेट किया और उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को उन्होंने साल्मोनेला टाइफेमेरियम के प्लाज्मिड में इनकॉर्पोरेट कराया। तो इस तरीके से दो तरह की जेनेटिक एंटिटीज़ हो गई, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो गया और दूसरा साल्मोनेला टाइफेमेरियम का प्लाज्मिड हो गया। तो उस रिकंस्ट्रक्टेड डीएनए को हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का सबसे पहले इस्तेमाल या सबसे पहले निर्माण किसने किया था, बोयर और कोहेन ने किया था 1972 ईस्वी में। तो यह सबसे पहला तकनीक का इस्तेमाल था बोयर और कोहेन के द्वारा, जिसके द्वारा उन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया। अब इस एप्लीकेशन पार्ट में आ जाते हैं कि एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होगा बायोटेक्नोलॉजी का। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं। तो इंसुलिन हमें पता है कि इंसुलिन की आवश्यकता कब पड़ती है, जब इंसुलिन का प्रोडक्शन ह्यूमन सेल्स के द्वारा कम हो जाता है, जिससे कि वो ह्यूमन बीइंग जो है वो एक तरह के रोग से ग्रसित हो जाता है जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। तो डायबिटीज़ में इंसुलिन का प्रोडक्शन लो हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर से इंसुलिन को इंजेक्ट कराते हैं। तो वो इंसुलिन क्या आपको पता है कि वो कहाँ से आता है, तो वो जो इंसुलिन है वो बैक्टीरियल ओरिजिन होता है, यानी बैक्टीरिया वो इंसुलिन हमारे लिए बनाता है। तो वो बैक्टीरिया बनाता कैसे है, तो हम लोग इसके पीछे जाएंगे, इसके कैसे बैक्टीरिया में ये कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो इंसुलिन को प्रोड्यूस कर सके। तो हमें पता है कि इंसुलिन जो है वो पैनक्रियाज के द्वारा बीटा सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और बीटा सेल्स से हम लोग क्या करते हैं, इंसुलिन बनाने वाले जीन को पहले आइसोलेट करते हैं, और इंसुलिन जीन को आइसोलेट करने के बाद हम बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसको कि हम प्लाज्मिड कहते हैं, उस प्लाज्मिड में हम उस इंसुलिन वाले जीन को क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे, और इनकॉर्पोरेट करने के बाद हम लोग क्या बनाएंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग बैक्टीरियल सेल में क्या करेंगे, फिर ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो प्लाज्मिड में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने कॉपी को बढ़ा सकता है, अपनी संख्या को बढ़ा सकता है। तो जैसे जैसे प्लाज्मिड की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा इंसुलिन जीन जिसको हमने इनकॉर्पोरेट किया है उस प्लाज्मिड में, उसकी भी संख्या बढ़ेगी। तो इस तरीके से मिलियन ऑफ कॉपीज ऑफ इंसुलिन विल बी प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरिया को हम लोग क्या कर रहे हैं, एज ए फैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि बैक्टीरिया जो है हमारे लिए इंसुलिन का प्रोडक्शन कर सके, और उस इंसुलिन को फिर हम लोग लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करते हैं, उसकी क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं, उसको प्यूरिफाई किया जाता है, और तब फिर उसकी मार्केटिंग की जाती है। और इस तरीके से जो मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, उनके क्योर के लिए बैक्टीरिया का हमने इस्तेमाल किया इंसुलिन को प्रोड्यूस कराने के लिए। उसी तरीके से हम लोग दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं कि वैक्सीन डेवलपमेंट में। तो वैक्सीन्स क्या होते हैं, दे आर एटीन्यूएटेड, किल्ड और इनएक्टिवेटेड थिंग्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या करते हैं, इनएक्टिवेट कराते हैं या किल्ड करते हैं या एटीन्यूएट करते हैं। एटीन्यूएशन का मतलब होता है कि उस बैक्टीरिया को कमज़ोर कर दिया जाता है ताकि उसकी जो वायरुलेंस काउज करने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाए, यानी वो डिजीज़ ना फैलाए।
तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो इनहेरेंट क्वालिटी है यानी डिजीज़ काउजिंग कैपेबिलिटी है उसको बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको नॉन वायरुलेंट बना रहे हैं और उसको फिर वापस हम लोग अपने बॉडी में उनको इंजेक्ट कराते हैं ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है किसी भी तरह का वायरुलेंस ना डेवलप करे, वो सिर्फ क्या करे, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे। और एंटीबॉडी प्रोडक्शन जैसे ही हमारे शरीर में होगा then we will get the defense mechanism against those type of microorganism और viruses। तो वैक्सीन डेवलपमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ एडिबल वैक्सीन्स, तो एडिबल वैक्सीन्स बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमें पता है कि यदि हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वायरस को यदि एटीनुएट कर रहे हैं, इनएक्टिवेट कर रहे हैं या किल कर रहे हैं, तो इसकी संभावना है कि यदि कोई एक बैक्टीरिया या कोई एक वायरस यदि एटीनुएट ना हुआ हो या किल्ड ना हुआ हो, तो यदि वो बैक्टीरिया या वो वायरस जो है बॉडी के अंदर चला जाता है, देन दैट विल काउज वायरुलेंस, यानी उससे डिजीज़ होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है, जबकि इसकी संभावना काफ़ी कम होती है, लेकिन फिर भी इसकी संभावना है। तो वैसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया के या उस वायरस के जीन को आइसोलेट करते हैं और उस जीन को प्लांट में इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, प्रोटीन में, चूँकि उस प्रोटीन के अगेंस्ट में ही क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो हम उस जीन को आइडेंटिफाई करेंगे, प्लांट में इनकॉर्पोरेट करेंगे, और यदि प्लांट उस प्रोटीन को प्रोड्यूस करे, यदि सपोज़ बनाना का प्लांट है और बनाना में हमने उस जीन को इनकॉर्पोरेट किया है, तो बनाना में ये कैपेबिलिटी आ जाएगी। केले में ये प्रॉपर्टी, हमने केला खाया और वी आर गेटिंग इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट दोज टाइप ऑफ पैथोजेंस और वायरसेस। तो इस तरीके से एडिबल वैक्सीन्स का निर्माण के द्वारा जो वायरुलेंस के रिवर्सल की जो चांसेस है उसको हमने क्या किया, ख़त्म कर दिया। उसके अलावा क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को बनाने में, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वैसे क्रॉप्स होते हैं जैसे बीटी कॉटन, उसका एग्जांपल है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का। उसके अलावा डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी हम लोग डेवलप कर सकते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। उसके अलावा हम लोग स्ट्रेस टॉलरेंट प्लांट बना सकते हैं, जैसे ड्राउट टॉलरेंट है, फ्लड रेजिस्टेंट प्लांट्स हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि पहले संभव चीज़ें नहीं थे, वो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा संभव हो पाई हैं। उसके अलावा क्या है, बायोमार में हम लोग देख रहे हैं कि आज हम कोविड-19 के दौर से गुजर रहे हैं, और कोविड-19 को जैसा कहा जा रहा है कि चाइना ने इस वायरस को मैन्युफैक्चर किया है, उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, जेनेटिक मैनिपुलेशन के द्वारा। तो जहाँ बायोटेक्नोलॉजी का एक पॉजिटिव साइड है, उसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी का एक नेगेटिव साइड भी है, यानी इस वायरस को या बैक्टीरिया को हम लोग बायोवार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो काफ़ी डेंजरस है और डिज़ास्ट्रस है। तो दिस वर्ड डिनोट्स द यूज़ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया एज अ वेपन और वॉर, जो कि केमिकल वॉर से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है बायोवॉर, यानी ये पूरी प्रजाति के लिए क्या है, बहुत ही खतरनाक हो सकती है यदि इसका सही इस्तेमाल ना किया जाए। उसके अलावा जीन थेरेपी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी फॉल्टी जीन को, यदि हमारे जीन बॉडी के अंदर यदि कोई जीन फॉल्टी हो चुका है या वो नॉन फंक्शनल हो चुका है, तो बाय द एप्लीकेशन ऑफ वैक्टर हम स्पेसिफिक जो करेक्टेड जीन है उसको ट्रांसफेक्ट करा सकते हैं सेल के अंदर, और यदि उसका एक्सप्रेशन होता है तो देन दैट पर्टिकुलर सेल विल गॉट द कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट स्पेसिफिक प्रोटीन, और इस तरीके से हम जो डिफिशियंसी था उसको कॉम्बैट कर सकते हैं, उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसको ख़त्म किया जा सकता है जीन थेरेपी के द्वारा। वैक्सीन सेफ्टी में भी इस बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। यानी वैक्सीन सेफ्टी का मतलब क्या हुआ, यानी कि जितने भी वैक्सीन्स के ट्रायल्स होते हैं, मतलब जो वैक्सीन निर्माण होता है तो सबसे पहले उसका ट्रायल्स जो है वो एनिमल्स पर किया जाता है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव हो पाया है। तो वैक्सीन सेफ्टी में भी बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन किया जाता है। उसके अलावा इन मेडिसिन्स टू प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन फॉर डॉर्फिज्म, डॉर्फिज्म मतलब नाटापन, बौनापन, यानी बौनापन, यदि कोई पर्सन जो है वो नाटा है तो उसको ग्रोथ हार्मोन एडमिनिस्टर किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, जो लर्नड डॉक्टर्स होते हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, कितने अमाउंट में देना है। तो डॉर्फिज्म क्या है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। यदि वो ग्रोथ हार्मोन हम प्रोड्यूस कर पाए बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा या हम लोग करते हैं, तो उस ग्रोथ हार्मोन को इंजेक्ट करके डॉर्फिज्म की जो प्रॉब्लम है उसको
हम हरा सकते हैं, यानी नाटा आदमी भी लंबा हो सकता है। तो दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो पहले संभव नहीं था। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर के रूप में भी हम लोग देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है, यानी यदि ब्लड वेसल्स में कहीं भी यदि वो क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया हो तो उस क्लॉट ब्लस्टर के रूप में हम लोग टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसके द्वारा क्लॉट को डिसॉल्व किया जा सकता है। इस तरीके से हमने इस चैप्टर में देखा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है और बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस क्या हैं। तो अभी हम जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में जी रहे हैं, लेकिन आने वाला जो टेक्नोलॉजी है वो बायोटेक्नोलॉजी का होगा, और बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो चीज़ें संभव नहीं थी वो चीज़ें भी संभव हो पाएंगी। सो थैंक यू फॉर